नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे तीसरे विश्व युद्ध की आहट की, सीएम योगी की मां पर मौलाना द्वारा दिए गए विवादित टिप्पणी की और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कानूनी मास्टर स्ट्रोक की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ट्रंप ने पुतिन को किया फोन, ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर हुई चर्चा। मिडिल ईस्ट संकट पर भारत पर असर, गैस सप्लाई की वजह से मुंबई के 20% होटल बंद। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, बीजेपी ने 11 मार्च के लिए सांसदों को जारी किया व्हिप। लखनऊ में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद की गौ माता महासभा को अनुमति, प्रशासन की सख्त शर्तें लागू। इजराइल की लेबनान में बड़ी एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के फंडिंग नेटवर्क को बनाया गया निशाना। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर टीम इंडिया को मिलेगा 131 करोड़ रुपए का इनाम, बीसीसीआई का ऐलान। चंडीगढ़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फिर घोटाला, करीब 116.84 करोड़ रुपए का गबन। तेल सप्लाई संकट के बीच मिस्र में ईंधन महंगा, कीमतें 30% तक बढ़ी। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, 1,62,000 रुपए पर 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 640 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,250 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। मिडिल ईस्ट की धरती इस वक्त बारूद के ढेर पर दहक रही है और आज इस भीषण जंग का 11वां दिन है। आसमान से आग बरस रही है, समंदर की लहरों में मिसाइलें गूंज रही हैं और जमीन पर तबाही का मंजर। अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए उसके सैन्य अड्डों को मिसाइल लॉन्च पैड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर इतने घातक प्रहार किए हैं कि पूरा क्षेत्र धराशायी हो उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताल ठोकते हुए ऐलान कर दिया है कि ईरान की नौसेना और वायुसेना अब इतिहास का हिस्सा बनती जा रही हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरानी ड्रोन का झुंड और उसकी सैन्य ताकत को शुरुआती 3 दिनों में ही नेस्त नाबूद कर दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इजराइल अब ईरान के तेल ठिकानों को धुआं करने पर जुटा है। इस रणनीति ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भूचाल ला दिया है और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पर जाकर दुनिया की जेब पर डाका डाल रही हैं। वहीं जवाब में ईरान भी लहू का बदला लहू की तर्ज पर पलटवार कर रहा है। ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए इजराइल, अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन की झड़ी लगा दी है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि कतर और यूएई जैसे देशों में शायरन की आवाज़ें थम नहीं रही हैं। दोहा स्थिति अमेरिका के दूतावास में अपने नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर छिपाने की हिदायत दी गई है और उन्हें वहां से निकालने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है। यूएई में तो ईरानी ड्रोन और रुकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे आग उगल रहे हैं। इसी बीच ड्रोन ने एक और सनसनीखेज खुलासा कर दिया है कि ईरान अब ग्रेनाइड और अवैध चट्टानों के नीचे पाताल की गहराई में नया न्यूक्लियर सेंटर तैयार कर रहा है ताकि अपने परमाणु सपनों को मलबे से बाहर निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ इस महायुद्ध की तपिश अब भारतीय रसोई तक पहुंच चुकी है। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे महानगरों में कॉमर्शियल गैस की किल्लत ने हाहाकार मचा दिया है। मुंबई के 20% होटल में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और आशंका है कि अगले 2 दिनों में आधे शहर के होटलों पर ताला लटक जाएगा। चेन्नई होटल एसोसिएशन ने तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार भी लगा दी है। जहां भारत सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जरूरी वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है और रिफाइनरियों को आदेश दिया है कि वे सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ घरेलू एलपीजी उत्पाद पर लगाएं ताकि आम आदमी की थाली खाली ना रहे। उधर पाकिस्तान में तो जैसे सन्नाटा पसर गया है।
पीएम शहनवाज शरीफ ने ईंधन बचाने के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। हफ्ते में 4 दिन का काम नियम लागू कर दिया है और मंत्रियों की सैलरी तक काट दी गई है। दुनिया इस वक्त 2 ध्रुव में बटी दिखाई दे रही है। एक तरफ ट्रंप और पुतिन के बीच 1 घंटे तक चली बातचीत ने नई उम्मीद जगाई है। ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन इस आग को बुझाने में मदद करें। वहीं पुतिन ने यूक्रेन और ईरान संकट पर द्विपक्षीय वार्ता का दाव चला है। चर्चा तो यहां भी तक है कि तेल की सप्लाई बहाल करने के लिए ट्रंप रूस पर लगे कड़े प्रतिबंधों में ढील दे सकते हैं। चीन ने भी शांति का राग अलापना शुरू कर दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह जैसे संगठन अभी भी इजराइल को मिटाने की कस्में खा रहे हैं। देखा जाए तो आज की तारीख में मिडिल ईस्ट एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ा है जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। ईरान के सरकारी टीवी पर उड़ते हुए ड्रोन के वीडियो और इजरायली विमानों की गरज ये साफ कर रही है कि फिलहाल कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप भले ही नए ईरान के उदय की बात कर रहे हों, लेकिन दुनिया में बढ़ती हलचल और तेल उत्पाद देशों की प्रोडक्शन में कटौती ने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। क्या कूटनीति इस बारूदी खेल को रोक पाएगी या फिर आने वाले दिन और भी भयानक मंजर लेकर आएंगे? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो पूरी दुनिया की नजरें उस लाल बटन और हॉटलाइन पर टिकी हैं जो युद्ध और शांति के बीच का फैसला करेंगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। आज उत्तर प्रदेश की सियासत और गलियारों में आक्रोश की एक ऐसी लहर दौड़ रही है जिसने लखनऊ से लेकर पटना तक हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां, जी हां, उस मां पर बिहार के एक मौलाना ने ऐसी ओछी टिप्पणी की है कि संतों का धैर्य जवाब दे गया है। काशी के संत स्वामी अवमित्रेशानंद ने हरदोई की धरती से हुकार भरते हुए सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि खबरदार, योगी की मां सिर्फ उनकी नहीं, हम सब की मां है। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश के 43 थानों में एफआईआर, सड़कों पर जलते पुतले और मातृशक्ति के सम्मान में उमड़ा यह जन सैलाब बता रहा है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह महज एक बयान है या भाईचारे की आग लगाने की साजिश? आइए जानते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हरदोई पहुंचे स्वामी अवमित्रेशानंद सरस्वती ने इस मामले पर बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि किसी की भी मां का अपमान करना सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। स्वामी जी ने मुस्लिम समाज को नसीहत देते हुए कहा कि वे अपने मौलानाओं को मर्यादा की लक्ष्मण रेखा न लांघने की समझाइश दें। उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि योगी आदित्यनाथ की मां हमारी भी मां है और मातृशक्ति का अपमान करने वाला अपराधी किसी भी धर्म का हो, वह असक्षम है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। खबरदार, आगे से ऐसी जुबान न खोलें कि वहीं मौलाना ने आखिर ऐसा क्या बयान दिया जिससे प्रदेश में बवाल बढ़ गया। आइए आपको बताते हैं। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए। वहीं इस विवादित बयान के बाद मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ कानूनी हंटर चलना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ, देवरिया, रायबरेली, सिद्धार्थनगर समेत कुल 83 थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। साथ ही हिंदू संगठनों और छात्र संगठनों ने साफ कह दिया है, अगर मौलाना की जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। इतना ही नहीं, राजधानी लखनऊ के हजरतगंज और अटल चौक पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। हजरतगंज की दीवारों पर लगे होर्डिंग्स से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि योगी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदू समाज। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना का पुतला फूंकते हुए प्रशासन से कड़ी सजा की मांग कर दी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा समेत 24 जिलों में विशेष निगरानी की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर आईटी सेल की पैनी नजर है। पुलिस और पीएसी को संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करने के निर्देश दिए गए हैं। जाहिर है ये मामला अब केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया,
बल्कि ये मातृशक्ति के गौरव की लड़ाई बन चुका है और पूरा प्रदेश एक स्वर में मौलाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, ताकि भविष्य में कोई भी किसी की मां के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत ना कर सके। जिस तरह से शंकराचार्य से लेकर आम छात्र तक इस अपमान के खिलाफ एकजुट हुए हैं, इससे साफ कर दिया है कि आस्था और अस्मिता के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की जनता कोई समझौता नहीं करेगी। अब देखना यह भी है कि प्रशासन कितनी जल्दी मौलाना अब्दुल्ला सलीम की गर्दन तक पहुंच पाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब सिर्फ गिरफ्तारी चाहती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की हवाओं में नाराजगी है और हर किसी की नजर अब पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त मानो खेला होवे का दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। 2026 के विधानसभा चुनाव की आहट अभी दूर है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी से अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जी हां, राज्य सचिवालय से निकली एक खबर ने बंगाल के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ममता बनर्जी ने एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अपने भरोसेमंद घटक से कानूनी मंत्रालय छीनकर सीधे अपने हाथ में ले लिया है। अब तक श्रम विभाग के साथ साथ कानून की कमान संभाल रहे मलाय घटक के पास अब सिर्फ मजदूरी और श्रम की फाइलें बची हैं, जबकि राज्य की पूरी कानूनी मशीनरी का रिमोट कंट्रोल अब दीदी के पास आ चुका है। ये फेरबदल सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि केंद्र की जांच एजेंसियां और राजभवन के खिलाफ ममता बनर्जी का एक खुला शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ममता को खुद कानून मंत्री की कुर्सी पर बैठना पड़ा। दरअसल सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी पिछले काफी समय से मलाय घटक के कामकाज के ढर्रे से खुश नहीं थीं। कोयला तस्करी घोटाले में ईडी और सीबीआई की रडार पर आए मलाय घटक का जांच एजेंसियों के सामने पेश होने में आनाकानी करना और कानूनी मामले को ठीक से हैंडल न कर पाना ममता को खटक रहा था। ममता बनर्जी खुद सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जांच एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुई हैं। ऐसे में उन्हें एक ऐसे सारथी की जरूरत थी जो कानून दांवपेच में उनकी रफ्तार से मेल खा सके। जब उन्हें लगा कि मोर्चे पर ढिलाई हो रही है तो उन्होंने खुद कमान संभाल ही लेना बेहतर समझा। इसके साथ ही वाबुल सुप्रीमो के राज्यसभा जाने के बाद उनके खाली हुए विभागों का जिम्मा भी अब सीधे मुख्यमंत्री के पास आ गया है। आपको बता दें, ममता बनर्जी का यह मास्टर स्ट्रोक सीधे तौर पर 2026 के चुनावी तैयारी है। बंगाल में जिस तरह से राज्यपाल RN रवि की नियुक्ति के बाद राजभवन और सचिवालय के बीच ठनी हुई है और जिस तरह से चुनाव आयोग का रुख कड़ा होता जा रहा है, ममता को एहसास हो गया है कि आने वाले दिनों में जंग सड़कों से ज्यादा अदालत में लड़ी जाएगी। इसीलिए कानून मंत्रालय अपने पास रखकर वे नौकरशाही और कानूनी सलाहकारों पर सीधा हंटर चलाना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि जब केंद्रीय एजेंसियां टीएमसी के नेताओं पर शिकंजा कसें तो राज्य का कानून विभाग एक ढाल बनकर खड़ा हो और पलटवार के लिए कानूनी रणनीति में कोई कमी ना रहे। ये ममता का संदेश है कि वह अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलकर विरोधियों के हर बाउंसर का जवाब देना चाहती हैं। देखा जाए तो ममता बनर्जी का ये अवतार विरोधियों की नींद उड़ाने वाला है। कानून मंत्रालय का प्रभार लेना ये दिखाता है कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं और आने वाले विधानसभा चुनाव में वह अकेला चलो की नीति के साथ साथ इकला लड़ो के संकल्प के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। ये फेरबदल बंगाल की राजनीति में एक नए और कड़े संघर्ष की शुरुआत है, जहां अब सत्ता की चाबी और कानून की किताब दोनों ममता के एक ही हाथ में हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराना भी जरूरी है। आज बात करेंगे लोकतंत्र के उस मंदिर की जहां आज आस्था नहीं बल्कि आक्रोश की गूंज सुनाई दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं संसद के बजट सत्र की, जिसके दूसरे भाग की शुरुआत हुई है। कल्पना कीजिए, एक तरफ पश्चिम एशिया धधक रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच बारूद की गंध है और दूसरी तरफ हमारे देश की संसद में अविश्वास का ज्वालामुखी फटा है। आज सदन में सिर्फ बिल नहीं फटे बल्कि विपक्ष ने सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया।
आपको बता दें 9 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र का दूसरा चरण आज 10 मार्च को अपने चरम पर पहुंच चुका है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री के बयान ने भारतीय संसद में भी बेचैनी पैदा कर दी है। विपक्ष का सीधा सवाल था कि खाड़ी में रह रहे लाखों भारतीयों का क्या होगा। जहां विदेश मंत्री जयशंकर ने सरकार का पक्ष रखते हुए कूटनीति मजबूती का भरोसा दिया, लेकिन विपक्ष चर्चा करने की बात पर अड़ा रहा। वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश कर सनसनी फैला दी। विपक्ष का आरोप था कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। हालांकि जब कार्रवाई फिर शुरू हुई तो कुर्सी पर जगदंबिका पाल विराजमान थे। उन्होंने विपक्ष को करारा झटका देते हुए उनके द्वारा लाए गए सभी नोटिसों को सिर से खारिज कर दिया, माफ करिएगा सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद सदन में केवल सरकारी दस्तावेज टेबल पर रखे गए और विपक्ष के हाथ खाली रह गए। वहीं संसद के बाहर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने सरकार की दुखती रग पर हाथ रखा। उन्होंने रांची का उदाहरण देते हुए कहा कि जनता पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लाइनों में खड़ी है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो क्या सरकार के पास सिर्फ दावों का स्टॉक है या असलियत में जनता को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो संसद का आज का दिन हंगामेदार रहा। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कैसे दुनिया एक तरफ बारूद के ढेर पर बैठी है तो दूसरी तरफ देश के भीतर आस्था, अस्मिता और राजनीति की जंग अपनी चरम पर है। चाहे वो मिडिल ईस्ट का महायुद्ध हो, उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई हो या फिर बंगाल की दीदी पर कानूनी हंटर, हर खबर एक ही इशारा कर रही है कि आने वाले दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।